तो दोस्तों बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक तमिल हॉरर फैंटेसी फिल्म जिसका नाम है किंगस्टन एंड द कर्स सी। और ये इंडिया की पहली सी एडवेंचर हॉरर फिल्म भी है। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो तमिलनाडु का एक शहर है जिसका नाम है थूथुकुडी और ये मोस्टली समुद्र से घिरा हुआ है। सो मेनली जितने भी ट्रेड्स होते हैं वो सब समुद्र के रास्ते से ही होते हैं। सो ये मुंबई की तरह एक पोर्ट इंडस्ट्रियल सिटी है। अब यहाँ पर एक मछुआरों का गांव है जिसका नाम है थुआथुर और ये कहानी इसी गांव की। तो कहानी की शुरुआत 1982 से होती है जहाँ रात के समय सारे गांव वाले समुद्र के किनारे इकट्ठा हो रखे थे और उनके साथ एक पादरी भी था जो एक कास्केट के सामने खड़ा होकर बाइबल के वर्स पढ़ रहा था। और ये कास्केट जोर जोर से हिल रहा था लेकिन उसके अंदर कोई जिंदा इंसान नहीं था बल्कि एक डेड बॉडी थी। इस गांव के सबसे इविल पर्सन की डेड बॉडी जिसने की बहुत ही बुरे कर्म किए थे, इतने कि गुस्से में आकर गांव वालों ने उसे पीट पीट कर मार डाला था। लेकिन मौत के बाद वो एक इविल मॉन्स्टर बन चुका है और इस गांव को कर्स्ड कर दिया है, जिस वजह से पूरे गांव में मनहूसी सी छा रखी है। गांव में एक के बाद एक रहस्यमय तरीके से मौतें हो रही थी और हर तरफ सिर्फ डर का माहौल है। सो इसी कर्ज से छुटकारा दिलाने के लिए चर्च के फादर यहाँ पर आए हैं। उनका कहना था कि सब कुछ इस कर्स्ड बॉडी की वजह से हो रहा है और इस गांव को कर्ज से बचाना है तो हमें इसे सी बरियल देना पड़ेगा, यानी कि जल समाधि। वैसे सी बरियल यहाँ पर कुछ नया नहीं है, ये गांव का एक पुराना ट्रेडिशन है, लेकिन ये गांव के सबसे रिस्पेक्टेड इंसान को दिया जाता था। कोई सबसे प्योर हार्टेड इंसान जिसने अपनी लाइफ में काफी अच्छे कर्म किए हों, ऐसे इंसान को सी बरियल देने की प्रथा इस गांव में रही है। लेकिन मजबूरी में अब इस कर्ज से छुटकारा पाने के लिए ये लोग इस आदमी को सी बरियल दे रहे हैं जिसने बहुत ही बुरे कर्म किए हैं। अब इससे गांव से तो कर्ज हट जाएगा लेकिन समुद्र जो है वो कर्ज हो जाएगा। इस कर्स्ड बॉडी के आसपास जितने भी सी क्रिएचर होंगे वो सब डेड क्रिएचर में बदल जाएंगे। इसके आसपास लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाएगी और क्योंकि इस भूत की दुश्मनी इन गांव वालों से है तो ये लोग फिर इसके बाद समुद्र में नहीं जा सकते, नहीं तो वो भूत उन्हें मार देगा। सो फिशिंग का काम भी इन्हें छोड़ना होगा जो कि यहाँ के लोगों को कतई मंजूर ना होता। लेकिन फिलहाल की स्थिति को देखते हुए ये लोग वही करते हैं जो चर्च के फादर कहते हैं। कब्रिस्तान से इस कास्केट को निकाल कर ये लोग यहाँ पर लेकर आते हैं और फिर बाकायदा सोने को पिघलाकर इस पर एक सील लगाई जाती है। लेकिन इसी दौरान मौसम खराब हो जाता है और बिजली कड़कने लगती है और एक बिजली तो उनके गांव पर गिरती है जिससे गांव में आग लग जाती है। फिर सारे गांव वाले इकट्ठा होकर आग को बुझाने में लग जाते हैं और फादर कुछ लोगों के साथ इस कास्केट को लेकर समुद्र में चले जाते हैं और रिचुअल कंप्लीट करते हुए इसको कहीं बीच समुद्र में छोड़ाते हैं। फिर गाँव के कोस्टल एरिया पर ये लोग बैरिकेडिंग लगा देते हैं। अब उस टाइम पर तो सारे लोग फादर की बात मान लेते हैं, लेकिन जो ये काम अपने पूर्वजों के समय से करते आ रहे थे उसे कैसे छोड़ देते। केवल फिशिंग ही इनके रोजगार का एक जरिया था। सो इसीलिए इस रूल को तोड़ते हुए कुछ लोग रात के अंधेरे में फिशिंग करने जाते हैं, लेकिन वो कर्स्ट उन सबकी जान ले लेता है और फिर किनारे पर उनकी लाश मिलती है। अब हालात की गंभीरता को देखते हुए यहाँ की गवर्नमेंट खुद ही इस गांव में फिशिंग पर बैन लगा देती है। अब इनके एरिया में फिशिंग बैन लग गया था तो फिर ये दूसरे गाँव में चोरी छुपे रात में फिशिंग करने जाते हैं। लेकिन भाई वहाँ के लोग थोड़ी ना उन्हें अपने एरिया में फिशिंग करने देते हैं, वो लोग उन्हें पीट कर भगा देते हैं। तो थुआथुर गाँव वालों के लिए हालात काफी बुरे हो चुके थे। उनके रोजगार का एक ही साधन था जो उनसे छीन चुका था। ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे नहीं और फिशिंग और स्विमिंग के सिवा इन्हें कुछ आता भी नहीं था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। और इन बुरे हालातों से तंग आकर ये लोग खुद की जान देने लगते हैं, फांसी वांसी लगा लेते हैं। अब कहानी यहाँ से 2009 में शिफ्ट होती है जहाँ पर हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसका नाम किंग होता है। किंग के डैड की मौत जो है वो इसी कर्स्ड सी की वजह से हुई थी जब वो इसमें मछली पकड़ने का ट्राई किए थे। अच्छा, किंग को भी अपने गाँव वालों से ये बातें पता थी कि उसका समुद्र कर्स्ड है, लेकिन उसे इस बात पर यकीन नहीं होता था। वो चाहता था कि समुद्र में जाकर वो सच्चाई का पता लगाए, लेकिन उसके दादा कभी भी इस बात की परमिशन उसे नहीं देते थे और उसे अक्सर अपने कोस्टल एरिया से दूर रहने के लिए कहते थे, ये कहकर कि सी कर्स्ड है। लेकिन किंग को सी के कर्ज होने वाली बात हजम नहीं हो रही थी। उसका कहना था कि पूरे थूथुकुडी में लोग दबाकर फिशिंग करते हैं, इनफैक्ट दूसरे गाँव के लोग भी फिशिंग करते हैं, सिर्फ हमारे गाँव पर ही फिशिंग बैन क्यों लगा है? आखिर क्यों हम अपने ही समुद्र तट से मछली नहीं पकड़ सकते? तब दादा उसको समझाते हैं कि समुद्र में जो भूत है उसकी दुश्मनी सिर्फ हम लोगों से है, हमारे गांव से है, इसलिए, और उसे पूरी कहानी सुनाते हैं। लेकिन किंग को अभी भी इन सब बातों पर यकीन नहीं आता, उसे तो ये सब बस कहानी लग रही थी। तभी इतने में थॉमस नाम का आदमी वहां पर आता है जिसे गांव के लोग थॉमस अन्ना कहकर बुलाते हैं और उसकी यहाँ पर काफी रिस्पेक्ट थी, क्योंकि गाँव के सबसे मुश्किल वक्त में जब लोग बेरोजगारी से जूझ रहे थे तब थॉमस ही इन लोगों को रोजगार दिया था। लेकिन इन सब के पीछे थॉमस का बहुत बड़ा स्वार्थ छुपा था। असल में थॉमस एक गैंगस्टर है और गांव में फैली बेरोजगारी का फायदा उठाकर वो उनसे स्मगलिंग का काम करवाता है और इसीलिए वो किंग से भी आकर बात करता है। वो कहता है कि जो गलती तुम्हारे पिता ने करी वो गलती तुम मत करो, अपने गांव के समुद्र तट से दूर रहो, उसे भूल जाओ और मेरे साथ काम करो, खूब सारे पैसे कमाओ और अपनी लाइफ को बदलो।
वो किंग को एडवांस में पैसे देकर कहता है कि जब तुम्हारी मूछें आ जाएंगी, मतलब जब तुम बड़े हो जाओगे, तो फिर मेरे साथ काम करने आ जाना। लेकिन किंग भी कहाँ कम था। वो तो ये सोच रहा था कि खूब सारे पैसे कमाकर अपनी खुद की एक बोट खरीदेगा, जिससे वो बीच समुद्र में जाकर कर्ज की सच्चाई का पता लगाएगा और वहां से मछली पकड़ कर लाएगा और लोगों को दिखाएगा और कर्ज की बात को मिथ साबित कर देगा। अब इसके बाद कहानी यहाँ से 2025 में शिफ्ट होती है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में, जहाँ थॉमस अब पहले से भी बड़ा क्राइम लॉर्ड बन चुका था। पूरे थोथोगुडी में जितने भी ट्रेड्स होते थे, चाहे वो लीगल हो या इलीगल, सब पर थॉमस का कंट्रोल था। पूरे थोथोगुडी में उसका ऐसा भौकाल था कि लोग ये कहते थे कि थॉमस की परमिशन के बिना समुद्र में कोई मछली भी नहीं हिलती। और रही बात थुआथुर गांव की, तो वहां पर तो उसका बड़ा इन्फ्लुएंस था ही। गांव में जब किसी की मौत भी होती थी तो फैमिली की मदद करने के लिए वो अपने आदमियों से उनके लिए पैसे तक भिजवाता था। तो जस्ट अभी गांव में किसी की डेथ हुई थी, तो थॉमस उसकी फैमिली को पैसे भिजवा देता है। अच्छा, किंग की भी अब दाढ़ी मूछें आ चुकी थी, यानी कि वो बड़ा हो चुका था और वो थॉमस के लिए काम करता था। और ये जो पैसे थे वो किंग को इस फैमिली तक पहुंचाने थे। अब एक तरफ उसके दोस्त लोग भी उसका वेट कर रहे थे कि किंग अभी तक पैसे लेकर क्यों नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ किंग जो है वो उसी पैसों से बैठकर पत्ते खेल रहा था, क्योंकि उसे पैसे बढ़ाने थे। और किंग की यहाँ पर एक खासियत थी कि वो गैम्बलिंग में माहिर था, वो कभी भी हारता नहीं था। और इस बार भी वो पैसे जीत कर ही निकलता है और तब आकर वो उस फैमिली वालों को पैसे देता है। लेकिन जो पैसे उसने जीते थे वो अपने पास रख लेता। लेकिन किंग की जो गर्लफ्रेंड थी, जिसका नाम रोज होता है, उसे किंग की हरकतों के बारे में पता था, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और वो उसे अपने पास कुछ पैसे रखते हुए देख भी लेती है। रोज इसे काइंड ऑफ चोरी का नाम देती है और उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है, बस पैसों से मतलब है तुम्हें। और उसे सही गलत का पाठ पढ़ाने लगती है कि ये सब तुम गलत कर रहे हो, सुधर जाओ। लेकिन किंग को बस एक ही बात सही लगती थी कि जल्द से जल्द उसे ढेर सारे पैसे जमा करके खुद के लिए एक नाव खरीदनी है, जिससे वो बीच समुद्र में जाकर कर्ज का पर्दा फाश करेगा। इसलिए वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। दूसरी तरफ किंग के दादा को एक सपना आता है, जिसमें कि वो देखते हैं कि किंग बोट लेकर बीच समुद्र में चला गया था और फिर वो एक तूफान में फंस जाता है। उसी दौरान एक घोल जैसा क्रिएचर और ढेर सारी फीमेल ज़ॉम्बीज उस पर अटैक कर देती हैं और इतने में उसके दादा की नींद टूट जाती है। किंग के दादा को यह सपना अक्सर आता था और इस सपने को वो फ्यूचर से रिलेट करते थे, मानो जैसे भविष्य में होने वाली कोई घटना है जो कि उन्हें सपने के रूप में दिखाई देती है। लेकिन वो भगवान से हमेशा यही मनाते रहते थे कि ये कभी सच ना हो। अब इसके बाद हम किंग और उसके दोस्तों को देखते हैं, जो कि काम खत्म करने के बाद रात में बैठकर दारू पार्टी कर रहे थे। तभी किंग के दादा उसके लिए खाना लेकर आते हैं। किंग यहाँ पर अपने दादा से बोलता है कि एक न एक दिन वो समुद्र में जाकर सी कर्ज की सच्चाई जानकर ही रहेगा। जिस पर उसके दादा कहते हैं कि मैं अपने जीते जी तो ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। और फिर वो वहां से चले जाते हैं। फिर इसके बाद वहां पर एक लड़का आता है जिसका नाम बेंजामिन होता है। वो कहता है कि उसके घर की हालत बहुत खराब है और उसे भी काम करना है। लेकिन बेंजामिन जो था वो रॉबर्ट का बेटा था, जो पहले कभी थॉमस का बिजनेस पार्टनर था, लेकिन वो उसके साथ फ्रॉड करके भाग गया था। इसलिए किंग के दोस्तों का यहाँ पर यह कहना था कि ये चोर का बेटा है, हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते और उसे अपने साथ काम करने से मना कर देते हैं। लेकिन किंग यहाँ पर बेंजामिन का साथ देता है और कहता है कि जरूरी थोड़ी है कि चोर का बेटा है तो चोरी करेगा। और बेंजामिन से कहता है कि वो उसके लिए थॉमस अन्ना से बात करेगा। अब इसके बाद हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि किनारे के सामने बैठकर रो रहा था। उसकी बहन जो थी वो गायब हो गई थी और वो उसी को याद करके रो रहा था कि अक्का तुम कहाँ चली गई। और तभी किनारे पर उसे अपनी बहन की लाश पड़ी मिलती है। वो बच्चा दौड़कर अपनी बहन को देखने जाता है और फिर रोते हुए अपनी माँ को आवाज़ लगाने लगता है कि तभी इतने में उसकी मुर्दा बहन उसका पैर पकड़ लेती है। और फिर जब वो पलटती है तो वो किसी ज़ॉम्बी की तरह दिखाई दे रही थी। लेकिन फिर अगले ही पल हमें पता चलता है कि ये तो असल में एक सपना था जो कि किंग का दोस्त गॉडसन देख रहा था। वो बच्चा जो था वो गॉडसन ही था और वो लड़की उसकी बहन थी जो सालों पहले गायब हो गई थी। और फिर एक दिन उसे अपनी बहन की लाश किनारे पर मिली थी। अच्छा, इस गांव में सी कर्ज के अलावा भी एक अजीब चीज़ है। हर महीने कोई ना कोई लड़की गायब हो जाती है और फिर उसकी लाश समुद्र के किनारे से मिलती है। गॉडसन की बहन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। गॉडसन आज तक उस हादसे को भुला नहीं पाया है और इसलिए उसे इस तरह के सपने आते रहते हैं। खैर, अगली सुबह बेंजामिन गॉडसन के घर आता है क्योंकि आज ये लोग उसे थॉमस से मिलवाने ले जाने वाले थे। ये लोग उसे लेकर थोथोगुडी के बंदरगाह पहुंचते हैं, जहां पर वो उसे थॉमस से मिलवाते हैं। लेकिन थॉमस अन्ना का कहना था कि इसकी क्या गारंटी है कि ये भी अपने पिता की तरह फ्रॉड नहीं करेगा। इस पर किंग कहता है कि अन्ना मेरी गारंटी है, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तब जाकर थॉमस बेंजामिन को काम पर रख लेता है और फिर ये लोग उसे अपने साथ ले जाकर काम सिखाते हैं। और अब हमें पता चलता है कि ये लोग काम क्या करते हैं। ये लोग सी कुकुम्बर की स्मगलिंग करते थे। खीरे जैसा दिखने वाला इस समुद्री प्राणी जो समुद्र में हेल्दी इकोसिस्टम मेंटेन करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने 2001 से ही इसकी फिशिंग और एक्सपोर्ट पर कंप्लीट बैन लगा रखा है। इसके बावजूद चोरी छुपे इसकी स्मगलिंग चलती है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी भारी डिमांड रहती है।
लाइक चाइना वगैरह। वहाँ लोग इसको खाते हैं और ये काफ़ी एक्सपेंसिव फूड में आता है। अब श्रीलंका में इसका ट्रेड लीगल है, सो इंडियन स्मगलर्स इलीगल तरीके से इसे श्रीलंकन स्मगलर को एक्सपोर्ट कर देते हैं, जिसे वो लीगली चाइनीज मार्केट में सेल कर देते हैं। सो इस तरह से इसके लीगल और इलीगल ट्रेड्स चलते हैं। किंग का ग्रुप भी बेंजामिन के साथ इसी ट्रेड को करने रात के समय में श्रीलंका बॉर्डर पर जाते हैं। लेकिन काम करते करते बेंजामिन को काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया था और वो काफ़ी स्मार्ट निकलता है। इस बार बॉक्स का वेट देखकर उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसका कहना था कि सी कुकुम्बर का वेट इतना होता ही नहीं, बॉक्स का वेट ज़्यादा लग रहा है, इसमें कुछ और भी है, और बॉक्स को खोलकर चेक करने के लिए कहता है। लेकिन किंग थॉमस अन्ना के लिए लॉयल था, वो उसे झापड़ मार देता है कि थॉमस अन्ना का बॉक्स चेक करने की बात करता है, अपनी हद में रह और चुपचाप अपना काम कर बस। तब इतने में श्रीलंका वाली बोट भी आ जाती है। डील के लिए बेंजामिन को ही भेजा जाता है। फिर बेंजामिन मुंह पर कपड़ा बांधकर पानी में छलांग मार देता है और श्रीलंका वाली बोट में जाकर उन्हें एक सीक्रेट देता है, जिसके अंदर डील का कोड वर्ड लिखा था। उसे देखकर वो टॉर्च दिखाकर ओके कर देते हैं। बस फिर क्या था, दोनों अपनी नाव सटाते हैं और माल की हेरा फेरी करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर पुलिस की बोट भी आ जाती है। रंगे हाथों पकड़े जाने पर पुलिस उन्हें सरेंडर करने को कहती है, लेकिन वो लोग वहां से भागने लगते हैं, जिस पर पुलिस उन पर फायरिंग करने लगती है, जिनसे बचकर सब अपने कॉकपिट में चले जाते हैं। लेकिन बेंजामिन दूसरे बोट में था और वो बाहर ही छूट गया था। पुलिस की तरफ से लगातार फायरिंग चल रही थी, जिससे वो पैनिक कर जाता है और वापस अपनी बोट में जाने के लिए वो पानी में छलांग मार देता है। किंग भी ये देख लेता है कि बेंजामिन मुसीबत में है, वो भी उसको बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो बेंजामिन तक पहुंचता, गोली उस तक पहुंच जाती है। अपनी जान पर खेलकर किंग उसे वहां से निकाल तो लाता है, लेकिन बेंजामिन के गर्दन में गोली लगी थी। वो उनके सामने ही तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देता है और वो लोग उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाते। सबको इस बात का काफी अफसोस होता है, खासकर किंग को। उसे तो खुद पर काफी गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन एक बात पर हैरानी भी हो रही थी कि आखिर पुलिस इतना एग्रेसिव क्यों थी जो गोली वोली चला दी। कहीं बेंजामिन का शक सही तो नहीं। फिर जब वो बॉक्स खोलकर चेक करता है, तब उसे बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है कि सी कुकुम्बर के साथ थॉमस इनसे ड्रग की स्मगलिंग भी करवाता है, जिसे वो सी कुकुम्बर्स के अंदर छुपाता है। बस फिर क्या था, थॉमस अन्ना की सच्चाई पता चलते ही किंग उससे बगावत कर देता है और कहता है कि वो गांव वालों को उसकी सच्चाई बता देगा और अब आगे से कोई उसके साथ काम नहीं करेगा। जिस पर थॉमस कहता है कि गांव के लोग मेरी तरफ से लॉयल हैं, वो लोग तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। फिर बेंजामिन के फ्यूनरल पर भी वो अपनी आदमियों से पैसे भिजवाता है, लेकिन किंग उन्हें पैसे देने नहीं देता और झगड़ा करके भगा देता है। लेकिन फिर रात में किंग को नींद नहीं आती, वो अभी भी समुद्र में जाने के बारे में सोच रहा था। यही सब सोचते सोचते वो उसी कहानी को याद करने लगता है जो उसके दादा ने उसको सुनाई थी। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, यानी कि 1982 में। इस कहानी से हमें ये पता चलेगा कि असल में वो आदमी कौन था जिसकी बॉडी को सी बरियल दिया गया था और आखिर उसने ऐसा कौन सा बुरा काम किया था। यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि किंग के दादा, जिनका नाम मार्टिन है, वो उसके रियल दादा नहीं है। उसके रियल दादा का नाम सोलोमन है। मार्टिन तो एक अनाथ बच्चा था जिसे सोलोमन ही गोद लिया था। उस समय सोलोमन गांव का मुखिया हुआ करता था। अब उन दिनों सी कुकुम्बर्स की फिशिंग पर बैन नहीं था, सो ज्यादा कमाई के लिए ये लोग सी कुकुम्बर्स की फिशिंग भी स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन फिर एक एक करके इनकी मौतें होने लगी, जिससे परेशान होकर सब सोलोमन के पास गए। उसने कहा कि वो इसका कोई सोल्यूशन ढूंढेगा और फिर अपने फ्रेंड बो से जाकर बात किया और उसे सारा मैटर बताया कि गांव वालों ने सी कुकुम्बर की फिशिंग स्टार्ट की है, लेकिन ये काफी गहराई में पाए जाते हैं, सो इसके लिए पर्ल डाइविंग स्किल भी आनी चाहिए, लेकिन पानी में ज्यादा देर तक सांस रोकना या अंडर वाटर प्रेशर को हैंडल करना, जो कि इन्हें ठीक से नहीं आता और इसीलिए फिशिंग के दौरान इनकी मौत हो रही है। जबकि हमारे पूर्वज इसमें माहिर थे, लेकिन आज की ये पीढ़ी ये स्किल भूल गई है। अब बॉस को भी पर्ल डाइविंग आती थी क्योंकि वो फौज में रह चुका था, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका था, इसलिए ट्रेनिंग देना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन गांव का टीचर एंथनी इस स्किल में माहिर था, इसीलिए वो बॉस को एंथनी से बात करने के लिए कहता है। क्योंकि बॉस ने उसे सिखाया था, तो अपने गुरु की बात वो नहीं टालेगा। फिर जब बॉस एंथनी के घर उससे बात करने जाता है, तो एंथनी मना कर देता है। उसका कहना था कि फिर मेरे पीछे मेरी बेटी का ध्यान कौन रखेगा, जिस पर बॉस उसे प्रॉमिस करता है कि उसकी बेटी का ध्यान वो रखेगा और उसे अपनी ही बेटी की तरह रखेगा। तब जाकर एंथनी तैयार होता है। लेकिन फिर एंथनी भी समुद्र से जिंदा नहीं लौटता, बल्कि वहां से उसकी लाश आती है। सोलोमन और बॉस को तो यकीन ही नहीं होता कि ये कैसे हो सकता है, इतना प्रोफेशनल डाइवर भी कैसे मर गया। अब तो सोलोमन को समुद्र में ही कुछ गड़बड़ लग रही थी कि कहीं समुद्र शापित तो नहीं। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद सच्चाई सामने आती है, जहाँ पर सोलोमन इन सब मौतों का जिम्मेदार बॉस को बताता है और उसे सबके सामने एक्सपोज करते हुए कहता है कि बॉस के पास से सोना मिला है। और फिर वो बहुत ही शॉकिंग बात रिवील करता है कि बॉस चुपके से यहाँ के मछुआरों को टॉर्चर करता है और उन्हें फोर्स करके समुद्र की गहराई से सोना निकलवाता है। लेकिन हर कोई इतने डीप प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता, इसीलिए कुछ लोग मारे भी जाते थे। अपने ग्रीड को पूरा करने के लिए बॉस सबकी लाइफ को रिस्क में डालकर उनसे ही काम करवा रहा था। और जब एंथनी को उसकी सच्चाई का पता चल गया,
तो बॉस ने उसको भी मार दिया और इसीलिए वो बॉस को पीट पीट कर सब गांव वालों के सामने उसका इंसाफ करने लाया है। बस फिर क्या था, गुस्से में आकर गांव वाले अधमरे पड़े बॉस पर टूट पड़ते हैं और उसे पीट पीट कर खत्म कर देता है। लेकिन मरने के बाद भी बॉस की ग्रीड शांत नहीं हुई थी। उसकी आत्मा इस दुनिया को छोड़कर नहीं गई और बदला लेने लौट आई। उसके ग्रीड और गुस्से को शांत करने के लिए ही उसी के सोने को पिघलाकर उसके कास्केट पर सील लगाई गई थी। और फिर इसके बाद जो हुआ वो तो हम जानती हैं। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम, जहाँ पर हम रोज को देखते हैं जो कि अपने घर में अकेली होती है कि तभी अचानक से लाइट चली जाती है और उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जिससे रोज बहुत डर जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, कोई आकर उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ किंग अभी भी बैरिकेड के पास खड़ा होकर अपनी सोच में खोया पड़ा था। तभी वो देखता है कि कुछ लोग किसी को नाव में डालकर उसे समुद्र में डाल रहे थे। किंग और उसके दोस्त जाकर उन्हें रोक देते हैं और तब किंग देखता है कि ये तो रोज थी और इसे किडनैप करने वाले कोई और नहीं बल्कि थॉमस के लोग थे। जब ये लोग इनसे पूछते हैं कि तुम लोग ये रोज के साथ क्या कर रहे थे, तब वो लोग रिवील करते हैं कि ये एक तरह का रिचुअल है। सी में जो इविल पावर है उसे शांत रखने के लिए ये हर महीने एक कुंवारी लड़की को समुद्र में डाल देते हैं और ये सब वो थॉमस अन्ना के कहने पर करते हैं। तब गॉडसन को भी समझ आता है कि उसकी बहन भी इसी रिचुअल की विक्टिम बनी है। गुस्से में आकर वो अपना आपा खो देता है और उन्हें मारने आता है। लेकिन किंग उसे रोक देता है कि इन्हें मारने से क्या होगा, ये सब तो थॉमस का किया धरा है। उसका ये सोचना था कि कर्ज की कहानी को बल देने में थॉमस का बड़ा हाथ होगा, जिसका फायदा उठाकर वो हम लोगों से स्मगलिंग करवा सके। अब उसे कर्ज की बात कोरी अफवाह लग रही थी और अब वो अपने दादा की बात भी नहीं सुनता कि दादा तुम भी मुझे फालतू कहानी सुनाकर समुद्र से दूर रखे और थॉमस अन्ना के पास काम करने भेज दिए। लेकिन अब मैं नहीं रुकने वाला, अब तो मैं समुद्र में जाकर ही रहूंगा। उसकी जिद के सामने अब उसके दादा भी कुछ नहीं बोल पाते। लेकिन किंग के पास अपनी बोट तो थी ही नहीं, तो समुद्र में कैसे जाता। तो इसीलिए वो थॉमस की बोट चुराने की सोचता है। थॉमस के आदमी लोग उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन किंग बोट चुरा ही लेता है। जब ये बात वो थॉमस अन्ना को बताने के लिए कॉल करते हैं तो फोन किंग ही उठाता है और यहाँ पर रिवील होता है कि किंग थॉमस को पहले ही किडनैप करके इसी बोट में डाल दिया था। और फिर किंग अपने दोस्तों के साथ इस सी कर्स के मिथ को तोड़ने निकल जाता है। लेकिन फिर रास्ते में एक रूम से आवाज आने लगती है जिससे वो लोग डर जाते हैं कि लगता है कि कर्स की बात सच है, बोट में कोई भूत घुसाया है। लेकिन असल में उस रूम के अंदर रोज होती है, वो भी किंग को ज्वाइन करने आई थी। पहले तो किंग उसे मना करने लगता है कि इसमें रिस्क हो सकता है, लेकिन रोज के जिद करने पर वो मान जाता है और फिर इसके बाद सफर आगे बढ़ता है। तो अभी तक तो सब सही चल रहा था। तभी इतने में किंग के एक दोस्त से कोई पुराना लैंप टूट जाता है। फिर किंग जब बाहर जाता है तो उसके पैर में कांच के टुकड़े घुस जाते हैं। किंग उस कांच के टुकड़े को निकालकर समुद्र में फेंक देता है और फिर उसकी नज़र लैंप से निकले पेपर्स पर पड़ती है और वो उन पेपर्स को देखने लगता है। लेकिन उसके खून से सने कांच के टुकड़े के समुद्र में जाने से अजीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। उन्हें अब किसी बोट का हॉर्न सुनाई देता है। गॉडसन दूरबीन से देखता है तो दूर उन्हें एक बोट दिखाई देती है, लेकिन फिर अगले ही पल वो गायब हो जाती है। फिर उन्हें अलग अलग डायरेक्शन से हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है और अब वो बोट उन्हें कभी दिखाई देती तो कभी गायब हो जाती, क्योंकि वो एक भूतिया बोट थी। तभी अचानक मौसम भी खराब हो जाता है और तेज बारिश होने लगती है और तभी वो क्या देखते हैं कि ये समुद्र तो हजारों ह्यूमन स्केलेटन से भरा पड़ा है। तब जाकर इन्हें यकीन आता है कि ये जगह सच में शापित है। तभी समुद्र में तूफान भी आ जाता है और अब ये लोग बुरी तरह फंस चुके थे। इसी दौरान जोर से बिजली कड़कती है जिसकी तेज लाइट से किंग की आंखें चौंधिया जाती है और बैलेंस खोकर कॉकपिट से बाहर जा गिरता है। फिर तूफान से बचने के लिए वो एक रस्सी पकड़ लेता है और उसी से लटक जाता है। इसी दौरान एक बड़ी सी लहर इनकी बोट से टकराने वाली होती है। जैसे तैसे वो इस लहर से बच तो जाते हैं, लेकिन इस दौरान काफी तेज धक्का लगने की वजह से सब गिर गार कर बेहोश हो जाते हैं। फिर जब उन्हें होश आता है तो उन्हें पता चलता है कि इनका एक दोस्त गायब था, जो कि अगले ही पल उन्हें एक कोने में बैठा दिखाई देता है और वो काफी डरा सहमा सा लग रहा था। तो वो लोग उसको देखने जाते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, जिस पर वो उन्हें दिखाता है कि उसे एक खून से सनी खोपड़ी मिली है और उसके अंदर से लगातार खून निकल रहा था, जिससे ये लोग बहुत डर जाते हैं। दूसरी तरफ किंग के दादा को पता चल गया था कि वो कर्ज का पता लगाने समुद्र में चला गया है, तो उसे बचाने के लिए उसके दादा भी बोट लेकर समुद्र में चले जाते हैं। इधर ये लोग अब यहाँ से निकलना चाह रहे थे, लेकिन अब ये रास्ता भटक चुके थे और अब इनके नेविगेशन डिवाइसेस भी काम करना बंद कर दिए थे। फिर एक अजीब सी धुंध उनका रास्ता घेर लेती है, जिससे पास होते ही ये काइंड ऑफ किसी दूसरे रियल में चले जाते हैं, जहाँ रोज को एक मछली मिलती है। लेकिन वो मछली असल में एक मॉन्स्टर थी। रोज उससे बहुत डर जाती है। तभी किंग आकर उसे संभालता है कि सब ठीक है, वो क्रिएचर चला गया। लेकिन फिर किंग को पता चलता है कि उनका जो सबसे डरपोक वाला दोस्त था, जिसे वो खोपड़ी मिली थी, वो फिर से गायब हो गया था। असल में वो डर के मारे बेसमेंट में चला गया था
और एक्सीडेंटली उसी रूम में बंद हो गया था जहां थॉमस और उसके आदमी लोगों को भी बांध कर रखा गया था। फिर किंग भी उसे ढूंढता हुआ बेसमेंट की तरफ चला जाता है। जब उसे पता चलता है कि किंग उसे लेने आया है तो वो दरवाज़ा पीटने लगता है और कहता है कि भाई मुझे यहाँ से बाहर निकाल। लेकिन वहाँ पर अजीब चीज़ें भी हो रही थी। सभी रूम से ही नॉकिंग साउंड आ रही थी जिससे किंग कंफ्यूज हो जाता है। उसे पता ही नहीं चल पा रहा था कि उसका दोस्त कौन से रूम में है। तो वो रैंडमली एक दरवाज़ा खोल कर देखता है, लेकिन उसमें उसका दोस्त नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी टाइप मॉन्स्टर था जो किंग को हॉन्ट करता है। और फिर अगले ही पल वो अंधेरे में गायब हो जाता है। तभी किंग को पीछे से नॉकिंग साउंड आती है। इस बार जब वो डोर खोलता है तो फाइनली उसे अपना दोस्त मिल जाता है और वो इतना डरा हुआ था कि डोर खुलते ही वो वहां से निकल कर ऊपर भाग जाता है। फिर इसके बाद किंग वापस जाकर बोट संभालता है और तभी उन्हें कोई आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई लत से उनकी बोट पर कूदा हो। वो जाकर देखते हैं तो वहां पर कोई आदमी पड़ा था और वो कहाँ पर था। फिर किंग जब उस आदमी को देखने जाता है तो शॉकिंगली वो उसके दादा निकलते हैं। असल में किंग के दादा भी कर्ज से मारे गए थे। उधर गांव वालों को किनारे पर उनकी लाश मिलती है और ये जो है उसके दादा का कर्ज वाला वर्जन है। तभी पानी में से एक ज़ॉम्बी बाहर निकलता है जो उसके दादा को क्लेम करने आया था और उन्हें अपने साथ लेकर वापस पानी में चला जाता है। फिर किंग भी अपने दादा के पीछे पानी में छलांग मार देता है और पीछे पीछे उसका दोस्त भी पानी में कूद जाता है। इधर पानी में किंग अपने दादा को ढूंढ रहा था, उसका दोस्त किंग को ढूंढ रहा था और बाकी सब दोनों को निकालने के लिए पानी में रस्सी डाल रहे थे। तभी कोई गॉडसन का पैर पकड़ लेता है, लेकिन गॉडसन पैर झटक कर उसे गिरा देता है और फिर वो क्या देखता है कि वो उसकी अक्काई थी जो कि कर्ज होकर ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। अगले ही पल ढेर सारे ज़ॉम्बीज बोट पर चढ़ जाती है। ये सब वही लड़कियां थी जिन्हें थॉमस सी में डलवा दिया था और ये सब इतनी भयानक लग रही थी कि डर के मारे ये लोग वहीं जम जाते हैं और ज़ॉम्बीज उन्हें पकड़ लेते हैं। लेकिन हिम्मत दिखाते हुए रोज यहाँ पर फाइट बैक करती है और इतना ही नहीं, उन्हें डब्बे से पीट कर अपने दोस्तों को भी छुड़ा लेती है और फिर उनसे बचते हुए वो सब कॉकपिट में जाकर बंद हो जाते हैं। लेकिन गॉडसन उनमें से अपनी अक्का को पहचान लेता है और इमोशनल हो जाता है, तो उसे होश में लाने के लिए उसका दोस्त उसे झापड़ मार देता है कि ये तेरी अक्का नहीं है, ज़ॉम्बी अक्का है, होश में आ जा और इनसे बचने की सोच। तभी इतने में वो लोग कांच भी फोड़ देते हैं और विंडो से ही उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। और तभी इतने में किंग अपने दोस्त के साथ वापस बोट में आ जाता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज का ध्यान अब उनकी तरफ चला जाता है और अब सारे मिलकर किंग और उसके दोस्त पर चिपट जाते हैं। लेकिन किंग भी कम नहीं था, वो फाइट बैक कर रहा था और इन सब के बीच थॉमस का एक आदमी किसी तरह खुद को फ्री करके वहां से निकलने लगता है। लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ पर ज़ॉम्बी अटैक चल रहा है। वो ज़ॉम्बीज को देखकर डर जाता है और ज़ॉम्बीज उसको देखकर खुश हो जाते हैं। बाकी सबको छोड़कर वो उसी को दबोचने आते हैं और ऐसा शायद इसलिए क्योंकि ये थॉमस के आदमी थे जिससे इनकी पर्सनल दुश्मनी थी। इनसे बचने के चक्कर में वो आदमी पानी में छलांग लगा देता है। उसके पीछे ये सभी पानी में कूद जाती हैं और फिर उसे दबोचकर पानी के अंदर ले जाती हैं। फिर इन सब के बाद किंग को ध्यान आता है कि उसके दादा उसको इशारा करके कुछ बताना चाह रहे थे। तभी उसे लैम्प से निकले पेपर्स का ध्यान आता है। फिर किंग जब उन्हें पढ़ता है तो उसे बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है कि असली कल्प्रिट बॉस नहीं बल्कि उसके असली दादा सोलोमन थे। गांव के मछुआरों की लाइफ को रिस्क में डालकर वही उनसे सोना निकलवाता था। लेकिन बॉस को इसका पता चल गया था और उसने सोने के साथ उसे पकड़ भी लिया था। लेकिन तभी सोलोमन के लिए काम करने वाले लड़के उस पर अटैक कर दिए और उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया। फिर सोलोमन उसे इसी हालत में लेकर गांव वालों के सामने गया और इन सब में बॉस का नाम लगाकर उसे गांव वालों से मरवा दिया। और ये सच्चाई केवल किंग के दादा को पता थी, लेकिन डर के मारे वो किसी से कह ना सके, इसीलिए वो लिख कर इस लैम्प में डाल दिए थे और किंग को भी पूरी सच्चाई नहीं बताई। उसके दादा का सच हमेशा उससे छुपा कर रखा। अब किंग का यहाँ पर यह कहना था कि बॉस पहले एक प्योर सोल था, लेकिन उसके साथ हुए अन्याय ने उसे बदले की भावना से भर दिया और अब उसकी सोल भी करप्ट हो चुकी है और उसी से सी में कर्ज फैला हुआ है। अब इस सी को कर्ज से फ्री करना है तो उसके कास्केट का कुछ करना होगा। लेकिन क्या? क्योंकि अगर वो उसे सी से निकाल कर किसी दूसरी जगह में गाड़ेंगे तो वो जगह भी कर्ज हो जाएगी। तभी इसी दौरान इक्विपमेंट्स फिर से काम करने लगते हैं, जिसे देखकर किंग को एक आइडिया आता है कि वो इस कास्केट को पास के एक सुनसान आइलैंड में ले जाकर गाड़ देंगे। बस फिर क्या था, ये लोग अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए कास्केट वाले जगह पर जाने लगते हैं और थॉमस और उसके आदमी को भी ये लोग अब बाहर ले जाकर बांध दिए थे। लेकिन तभी अचानक बोट की मोटर रुक जाती है। चेक करने पर पता चलता है कि मोटर में एक जाल फंस गया था, तो किंग थॉमस के आदमी को ही जाल हटाने के लिए भेजता है। लेकिन जब वो जाल हटाने लगता है तभी वो समुद्री ज़ॉम्बी उसको पकड़ लेता है। अब ये लोग उसको बचाने के लिए तुरंत ऊपर खींचने लगते हैं, लेकिन ऊपर उसका कटा हुआ हाथ आता है। वो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर उसको खा गया था। लेकिन अब कास्केट भी ज़्यादा दूर नहीं था, तो किंग यहाँ पर एक बड़ा रिस्क लेते हुए खुद ही तैरकर उस तक पहुँचने की सोचता है और पानी में चला जाता है। लेकिन फिर वो देखता है कि यहाँ पर कई सारे कास्केट पड़े थे। इन सभी को सी बरेल दिया गया था, लेकिन बॉस के कास्केट पर तो सोने की सील लगी थी।
सो इसलिए उसे रियल कास्केट को पहचानने में मुश्किल नहीं होती। इधर किंग ऑलमोस्ट कास्केट तक पहुंच ही गया था, लेकिन दूसरी तरफ वो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर भी बोट पर चढ़ गया था। वो गॉडसन के पीछे खड़ा था, लेकिन गॉडसन को अभी इसका पता ही नहीं था। वो तो किंग के लिए ऑक्सीजन की पाइप नीचे करने में लगा था। तभी ज़ॉम्बी उसको पकड़ लेता है और उसे ज़ॉम्बी पछाड़ लगाता है और फिर वो बाकी सब पर भी अटैक करने लगता है। तभी इतने में ऑक्सीजन भी खत्म हो जाता है, जिससे किंग का दम घुटने लगता है। सांस लेने के लिए उसे कास्केट छोड़कर तुरंत ऊपर आना पड़ता है, लेकिन इन सब चक्कर में थॉमस को तो भूल ही गए थे। वो फ्री हो चुका था और किंग को पीछे से आकर पकड़ लेता है और अब वो भी अपना एक बहुत ही शॉकिंग सीक्रेट रिवील करता है कि वो भी सोलोमन के लिए काम करता था और वही सोलोमन को बॉस से बचाया था। लेकिन फिर जब उसने इस काम के लिए सोने में 10% की डिमांड की तो सोलोमन ने साफ मना कर दिया। बस फिर क्या था, थॉमस ने बाकी लड़कों के साथ मिलकर सोलोमन को ही खत्म कर दिया और उसका सारा सोना भी लूट लिया, इंक्लूडिंग उसकी सोने की चेन भी, जिसे वो आज भी अपने गले में पहनता है। फिर सोलोमन की डेड बॉडी भी वो बॉस वाले कास्केट में डाल दिया, लेकिन अभी तो उसे और सोना चाहिए था। सो अब वो सोलोमन के घर जाकर उसकी बाकी फैमिली को भी खत्म कर दिया, लेकिन किंग के डैड उसके दादा के साथ थे, इसलिए वो बच गए थे। फिर थॉमस भी सारा सोना लेकर गांव से भाग गया था, क्योंकि सोलोमन की आत्मा उसके पीछे लग गई थी। उसके बाकी साथी तो उसका शिकार भी बन चुके थे। फिर कुछ टाइम के बाद जब वो गांव वापस लौटा तो उसे पता चला कि गांव में फिशिंग पर बैन लग चुका है। फिर उसने गांव ही छोड़ दिया और बाहर जाकर गैंगस्टर बन गया। और वो ये भी बताता है कि हर महीने वो लड़कियों को सेक्रीफाइस इसलिए करता था क्योंकि रिचुअल के वक्त वो नोटिस किया था कि एंथनी की बेटी जब कास्केट को हाथ लगाई थी तो वो कुछ टाइम के लिए शांत हो गया था, क्योंकि बॉस ने उसे अपनी बेटी की तरह माना था। सो इसीलिए कर्ज को शांत रखने के लिए वो हर महीने एक कुंवारी लड़की को समुद्र की बलि चढ़ा देता था, ताकि कर्ज शांत रहे और वो समुद्र में अपना काम ठीक से कर पाए। अब क्योंकि किंग रोज का सेक्रीफाइस रोक दिया था, इसलिए कर्ज का असर कम नहीं हुआ था और इसीलिए जब किंग के दादा सी में गए तो कर्ज ने उन्हें क्लेम कर लिया। खैर ये सब बताकर थॉमस किंग को मारने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक वो समुद्र से उस जगह पहुंच जाते हैं जहां थॉमस ने सोलोमन को मारा था और ये सब सोलोमन की आत्मा ही कर रही थी। तभी सामने से कार आती है जिसमें से सोलोमन निकलता है। वो किंग को थॉमस से छुड़ा लेता है और सेम लॉकेट को कंट्रोल करके उसे फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचता है, जिससे थॉमस की गर्दन ही कटकर अलग हो जाती है। इस तरह वो उससे अपना लॉकेट और अपना बदला ले लिया था। फिर सोलोमन किंग को बताता है कि इस समुद्र में ढेर सारा सोना पड़ा है, जिसे वो मरने के बाद भी सालों से गार्ड करता आ रहा है, सिर्फ इसीलिए ताकि वो उसे किंग को दे सके। लेकिन किंग कहता है कि आपके लालच की वजह से हमारे गांव ने बहुत सहा है, लेकिन अब और नहीं। मैं आपकी तरह लालची नहीं हूँ, मुझे कोई सोना वोना नहीं चाहिए। मैं तो यहाँ इस कर्ज को खत्म करने आया था और मैं वही करूंगा। और फिर वो दोबारा पानी में चला जाता है। किंग को पता चल चुका था कि इस कर्ज को कुछ टाइम के लिए शांत करना है तो उसे कास्केट को टच करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो सोलोमन का पोता है। दूसरी तरफ वो ज़ॉम्बी उनको मारने वाला होता है, लेकिन तब तक किंग कास्केट को टच कर देता है, जिससे कर्ज का असर कमजोर पड़ जाता है और ज़ॉम्बी मॉन्स्टर भी वहां से चला जाता है। फिर वो लोग किंग को कास्केट के साथ ऊपर खींच लेते हैं। इतने में मौसम भी ठीक हो जाता है। फिर वहां से वो उसी सुनसान आइलैंड पर जाते हैं और कास्केट को वहीं पर काट देते हैं। समुद्र से कर्ज हटते ही वहां पर ढेर सारी मछलियां आ जाती हैं। फिर किंग ढेर सारी मछलियां पकड़कर अपने गांव लेकर जाता है और सबको बता देता है कि कर्ज खत्म हो चुका है, जिससे गांव वाले काफी खुश हो जाते हैं और बैन वाले बोर्ड को भी हटा देते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी किंगस्टन मूवी की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।